अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है जनरल गैस इक्वेशन। हम इसमें जनरल कांस्टेंट की सबसे पहले बात करेंगे, जो भी हम गैसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। और हम बात करने जा रहे हैं फ़िलहाल जनरल गैस इक्वेशन की, कि जनरल गैस इक्वेशन बनती कैसे है और उसमें जो कांस्टेंट होता है वो जनरल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको सारी गैसेस के लिए जो है वो एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, जो हम वहाँ पे के इस्तेमाल करते हैं। सेम एज द केस हम यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे ताकि हमें इजी हो किसी भी गैस के लिए जो है वो वैल्यू फाइंड करना। ओके जी, तो हम लेट्स स्टार्ट अपना टॉपिक करते हैं। ठीक है जी, और वो क्या है जी, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, और इसकी कौन सी फॉर्म्स होती हैं और इसमें जनरल कांस्टेंट कौन सा होता है। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू, हमने जो तीनों लॉज पढ़े हैं जो कि है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो अगर हम बॉयज़ लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो जो भी मास होगा गैस का, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और उसके अलावा था टेम्परेचर हमारा इस पे कांस्टेंट होता है। यही हमने रिलेशन पढ़ा था, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और टी हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके जी, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे। ओके जी, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू, अगर आपने ये लॉ में से कोई भी लॉ का लेक्चर मिस कर दिया है तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन क्यों है और इन्वर्स का मतलब क्या है एंड ऑल दैट। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। अब चार्ल्स लॉ की अगर बात की जाए तो चार्ल्स लॉ, तो यहाँ पे कहता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जब अब आपका प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। तो वॉल्यूम आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे टी के साथ, वॉल्यूम ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम। ओके, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज law. According to Avogadro's law, V is directly proportional to N, यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उतना ही वॉल्यूम जो है वो कम होगा। इसमें जो प्रेशर है एंड टेम्परेचर है ये आपकी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, अब वो कहता है कि आप एक मिनट के लिए या एक मोमेंट के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है जी, ये सारे के सारे कांस्टेंट ना हो तो फिर आप इस इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करेंगे। इसको अगर जॉइन किया जाए इस इक्वेशन को तो हम करेंगे v इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। ठीक है जी, ये इन्वर्सली हम पढ़ेंगे ना क्योंकि यहाँ पे आ रही है जी, डिवाइड में आ रही है ना हमारी वैल्यू, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एन टी ओवर पी। हमने इसी को रीअरेंज किया है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ये एन, ये टी और ये वाला पी नीचे। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि हमने जाहिर सी बात है इसको हटाना है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो हम यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम कांस्टेंट जो है वो चार्ल्स लॉ वाले या बॉयज़ लॉ वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कांस्टेंट लिख देंगे अभी, लेकिन हमने यहाँ पे कांस्टेंट ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन वो कांस्टेंट होगा हमारा जनरल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट, जो कि होगा जनरल कांस्टेंट। और हमने यहाँ पे कौन सा जो है वो कांस्टेंट इस्तेमाल किया है, जनरल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो सजेस्ट किया गया है वो है आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ फाइनल जो इसकी कंडीशन आएगी वो क्या होगी,
मैंने क्या किया है, इस कांस्टेंट की जगह पे आर को लिख दिया है, क्योंकि यही जो है वो जनरल गैस के लिए, जनरल गैस इक्वेशन के लिए जो है वो कांस्टेंट सजेस्ट किया गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है इक्वल के साइड पे, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या जर्नल गैस इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जर्नल गैस इक्वेशन। और जिससे हमें पता चलता है कि आपकी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारा एक क्वांटिटी जो है वो हमारे पास गैस की इक्वल होगी। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट आर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सही हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने तो जनरल गैस इक्वेशन इन लॉज को, गैस लॉज को इस्तेमाल करके ड्राइव कर ली है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे जो गैस लॉज हैं वो इस इक्वेशन से दोबारा से ड्राइव हो जाएं। तो हम उसको कैसे ड्राइव करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे ऑफ गैस लॉज फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। तो ओके जी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, अच्छा जी, हम यहाँ पे जो है वो इसको इरेज करके दोबारा से करते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इससे हमने जो है अपना ये बॉयल्स लॉ की जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी, हमने वो जो है वो ड्राइव करनी है। हम कैसे करेंगे, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका टी है और जो एन है ये कांस्टेंट है अगर, ठीक है जी, टी और एन जो है वो कांस्टेंट है। हमें पहले से पता है कि प्रेशर और किसमें v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है ना, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है एन भी जो है वो यहाँ पे अगर कांस्टेंट हम रख लें तो हमारे पास क्या बचेगा, पी वी इज़ इक्वल टू के। हम यहाँ पे आर को नहीं लिख रहे क्योंकि ये हमारा जनरल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट है, लेकिन हम जो है वो दोबारा से अपना बॉयल्स लॉ का इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, तो वो हमारी जो है ये बन गई। ओके जी, ये आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम कैसे जो है वो दोबारा से इससे ड्राइव करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका t था, ठीक है, इसके जो इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं v इज़ इक्वल टू आर एन टी, सॉरी, इक्वल टू आर एन टी ओवर हमारा है p। रीअरेंज किया ना हमने इस इक्वेशन को, हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया है, रीअरेंज कर लिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, v और t डायरेक्ट रिलेशन में चाहिए, ठीक है जी। तो v और t इस तरह से हमारे पास, जैसे कि मेरे पास ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना, लेकिन मुझे जो t और v है वो डायरेक्ट रिलेशन में चाहिए, p यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं p को उठा के यहाँ पे नीचे ले गई हूँ, और हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, हमारा जो है g n और p, अगर हम इसको कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम p को और t को कांस्टेंट रखते हैं, सही है। यहाँ पे हम p और n को, सॉरी, p एंड n को अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रख देते हैं, p एंड n को हमने क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, v इज इक्वल टू के टी। ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, आई थिंक p एंड n ख़त्म हो गया, t ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बचा, r और t। हम r तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने जो है वो अपनी दूसरा बॉयल्स लॉ वाला कांस्टेंट यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे के टी। ओके जी, ये के टी है, ये हमारा आ गया बॉयल्स लॉ। उसके बाद फिर हमने कहा जी एवोगैड्रोस लॉ को भी इससे जो है वो हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे एवोगैड्रोस लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ यहाँ पे हम कहते हैं वही वाला, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें जो है यहाँ पे n के साथ v का डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। हम फिर से इस इक्वेशन को, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर p, सही हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे t और p जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो पीछे क्या बच जाएगा, एन आर एन बच जाएगा ना, लेकिन हमने यहाँ पे आर यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम एवोगैड्रो लॉ को दोबारा से उसी कांस्टेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे v इज इक्वल टू के एन। तो ये हमारे पास आ गया एवोगैड्रोस लॉ की इक्वेशन। ओके जी, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर 1 मोल है गैस का, फॉर एग्जांपल n जो है वो 1 है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, n इज इक्वल टू, अगर 1 है हमारे पास, तो हम पी वी इज इक्वल टू
n हम नहीं भी लिखते, फॉर एग्जांपल n 1 है तो 1 r के साथ भी और t के साथ मल्टीप्लाई होकर पे 1 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो n को अगर इरेज कर दें तो यहाँ पे rt कर देते हैं। इसका मतलब ये है पीवी की जो रेशो है टी के साथ कांस्टेंट क्वांटिटी है, पीवी की रेशो टी के साथ जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर को इधर रहने देंगे, इक्वल के साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम करें कि हमारे पास अगर रेशो अगर हम वो क्या कहते हैं ना, अगर ये गैस है हमारे पास तो हम उसको P1 V1 इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू R, और इसी तरह से अगर P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R, तो R को कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या बनेगा, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक हो गया। तो अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, ये भी जनरल गैस इक्वेशन की ही एक फॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इन केस के अगर आपको दो गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर बता दिया गया हो तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि इसको हम कैसे जो है वो करें, वो भी जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू। तो ये एक अनदर फॉर्म है जिसको जो कि आपको आनी चाहिए। आई होप अभी तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आइडियल कांस्टेंट की, यानी कि आर की। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई जो है वो आपको इशू हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे आइडियल कांस्टेंट आर को ही, कि उसके यूनिट जो है वो किस किस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग उसको जो है वो डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू किस तरह से डिफरेंट होती है, तो वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।